फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, और इस चैप्टर का नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ये लगभग 1000 साल की कहानी है जो लगभग 700 से लेके 1750 तक है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 7th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है उसमें शुरू से लेके एंड तक क्या क्या चीजें बताई गई है, किस किस के बारे में बताया गया है, वो सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पोलिंग के द्वारा मैंने जाना था कि पहले आप लोग सिविक्स मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं या हिस्ट्री, तो आप लोगों में से अधिकतम 90% लोगों ने हिस्ट्री को ऑप्ट किया था। इसलिए हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर आज से शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि हमें एनिमेटेड वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है। हिस्ट्री जैसा कि कई लोगों को थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन ये वीडियो एक ऐसा वीडियो होगा जिसको देखने के बाद में आपके दिमाग में जो हिस्ट्री की जो सारी फैक्ट्स हैं वो दिमाग में बैठ जाएंगे और आपको कभी भी हिस्ट्री डराएगी नहीं। तो चलो करते हैं आप लोगों के साथ में इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपके सामने दो मैप दिखाई दे रहे हैं। पहला जो मैप है वो लगभग 1154 CE में तैयार किया गया था अरब जियोग्राफिकर अल इदरीसी के द्वारा, ठीक है। और दूसरा जो मैप आपको दिखाई दे रहा है वो लगभग 1720 में बनाया गया था फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। दोस्तों, मैप जो है हमें किसी भी जगह के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों मैप है काफी अलग हैं। हालांकि ये दोनों मैप एक ही स्थान के हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत अलग है। अगर अल इदरीसी के मैप की बात करें तो साउथ इंडिया जो है वो ऐसी जगह है जहां पे नॉर्थ इंडिया और श्रीलंका है इस आइलैंड के टॉप पे दिखाई दे रहे हैं। जगह के जो नाम है वो अरेबिक भाषा में लिखे गए हैं और उनमें से कुछ जगह ऐसी हैं जिन्हें हम जानते हैं, जैसे कि कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, और भी बहुत सारी जगह है। दूसरा जो मैप है वो काफी समय बाद बनाया गया था, इसलिए इस मैप को थोड़े सही ढंग से तैयार किया गया था। और दूसरा मैप जो हमें लग रहा है वो हमें थोड़ा सा और अधिक सही लगता है। आज के मैप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह मैप काम में लिया गया था यूरोपियन सेलर्स जो यहाँ पे आए थे और उनके साथ जो व्यापारी लोग अपनी यात्रा करने के लिए यहाँ पे आए थे, उनके द्वारा ये काम में लिया गया था। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कार्टोग्राफी की जो साइंस है उसे भी दो पीरियड्स में अलग अलग रूप से बांटा गया है। एक पीरियड वो है जब हिस्टोरियंस ने डॉक्यूमेंट्स, मैप्स और टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया था, और एक पीरियड वो है जब वो इन सब चीजों को पढ़ नहीं पाते थे। मैंने एक शब्द आपके सामने बार बार इस्तेमाल किया है, कार्टोग्राफर। तो आप लोगों को जानना है कि कार्टोग्राफर का मतलब है वो व्यक्ति जो मैप को तैयार करता है ताकि हम किसी विशेष स्थान पे जाने के लिए उन दिशा निर्देशों को फॉलो करके आसानी से वहां पहुंच सकें। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश को हिंदुस्तान, इंडिया और भी बहुत सारे नाम, भारत आदि नामों से बुलाया जाता है। तो इसे कब ये नाम दिए गए और किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई वो हम सब लोग पढ़ने वाले हैं। इसकी शुरुआत करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका पहले कुछ और मतलब हुआ करता था, परंतु आजकल उन्हीं शब्दों का कुछ और मतलब होता है। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लेता हूं, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब आज जो हम लोग समझते हैं इंडिया, लेकिन पहले ये जो हिंदुस्तान है इसका मतलब इंडिया नहीं हुआ करता था। उस समय हिंदुस्तान का मतलब हुआ करता था जब 13वीं शताब्दी में ये शब्द काम में लिया गया मिनाज सिराज के द्वारा, जो कि एक बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति थे जिन्होंने पर्शियन में बहुत कुछ लिखा है। तो उनका इससे मतलब था पंजाब की कुछ जगह, हरियाणा और उसके साथ ही साथ में गंगा और यमुना के कुछ बीच की जगह है, उसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा था। इसका मतलब उन्होंने हिंदुस्तान को दिल्ली सल्तनत जो थी उसका एक हिस्सा माना था। अगर 16वीं शताब्दी के बारे में बात करें तो 16वीं शताब्दी में जब बाबर यहाँ राज करता था तो उसका हिंदुस्तान से कुछ अलग ही मतलब था। उसका हिंदुस्तान से मतलब था यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की फोना, यहाँ का कल्चर और इस सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो जीवन है उसे वो हिंदुस्तान के रूप में
जाना करता था। 14th सेंचुरी में आमीर खुसरो ने भी हिंद शब्द का यूज किया है, जो लगभग इंडिया से मिलता जुलता है। लेकिन उस समय जो हिंदुस्तान शब्द काम में लिया गया वो आज का जो पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग भारत से जुड़ा हुआ है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें बहुत अधिक सावधानी बरतनी होती है किसी भी शब्द का प्रयोग करने से पहले। जैसे अगर मैं एक शब्द काम में लूं फॉरेनर, पहले फॉरेनर का मतलब ये हुआ करता था जो कोई व्यक्ति आपकी जान पहचान से बाहर का हो, परंतु आजकल अगर मैं फॉरेनर शब्द की बात करूं तो फॉरेनर का मतलब वो होता है जो व्यक्ति हमारे देश नहीं दूसरे देश से संबंध रखता हो। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज के बारे में। हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जो काम में लिए हैं, जो हमें इतिहास की बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो हिस्टोरियंस के बारे में यहाँ अगर मैं बात करूं तो हिस्टोरियंस ने पहले जितने भी सोर्सेज चले आ रहे हैं, जैसे कि कोइंस की बात करें, इंस्क्रिप्शंस की बात करें, या टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की बात करें, या आर्किटेक्चर की बात करें, तो उनपे तो उन्होंने विश्वास किया ही किया है। उसके साथ में उन्होंने कुछ नई चीजों पे भी जोर दिया है। इन 1000 वर्षों के दौरान ये जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है और किताबें जो हैं उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। परंतु ये एक बहुत दुखद बात है कि ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो लगातार नहीं है, बीच बीच में कुछ कड़ियां जो है इनसे जुड़ती नहीं है। धीरे धीरे इस समय पेपर जो है वो काफी सस्ता होता गया और काफी लोगों तक पेपर की पहुंच हो गई। लोगों ने इसे धीरे धीरे धार्मिक किताबों में और राजा महाराजा के बारे में लिखने में, एक दूसरे को पत्र लिखने में, और जितने भी संत महात्मा थे उन्होंने अपनी शिक्षाओं को इसमें लिखने में, उसके अलावा जितने भी न्यायिक कार्य थे और जितने भी दफ्तर थे उनसे जुड़े हुए कागज कार्रवाई में पेपर का इस्तेमाल किया जाने लगा। बहुत सारे अमीर जो लोग थे वो उस समय मैन्युस्क्रिप्ट को इकट्ठा किया करते थे। मैं बता दूं आपको, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट। इसके साथ ही साथ बहुत सारे राजा महाराजा, बहुत सारी मोनेस्ट्री से जुड़े हुए लोग, बहुत सारे मंदिर से जुड़े हुए लोग भी मैन्युस्क्रिप्ट को इकट्ठा किया करते थे और इन्हें वो इकट्ठा करके अपनी लाइब्रेरीज में या अपनी आर्चीव्स में रखा करते थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि मैंने एक शब्द काम में लिया है आपके सामने लाइब्रेरी, और उसके साथ मैंने एक शब्द काम में लिया आर्चीव। तो आर्चीव का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्चीव एक ऐसी जगह होती है जहां पे पुराने डॉक्यूमेंट्स या मैन्युस्क्रिप्ट है उनको स्टोर किया जाता है, उन्हें रखा जाता है। आज के वक्त की मैं अगर बात करूं तो आज जितने भी राष्ट्र हैं और जितने भी राज्य सरकारें हैं वो अपने यहाँ आर्चीव्स रखते हैं जहां पे ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स जो हैं वो पूरी तरह से संभाल के रखे जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा उस समय प्रिंटिंग प्रेस जो है वो नहीं हुआ करती थी। तो आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें एक स्क्राइब जो है वो क्या कर रहा है, पुरानी एक मैन्युस्क्रिप्ट की दूसरी कॉपी तैयार कर रहा है। तो बहुत सारे लोग हुआ करते थे जो ऐसा काम करते थे, उन्हें स्क्राइब कहा जाता था और वो बहुत बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट की एक छोटी सी कॉपी बनाया करते थे। वो लोग क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट की छोटी छोटी कॉपियां बना के कई बार बेच भी दिया करते थे कई लोगों को। यहाँ एक बात बहुत ही जानने योग्य है, जब भी वो लोग ये कॉपी तैयार करते थे तो अपने अनुसार थोड़ा थोड़ा बदलाव कर लेते थे और जब इसकी कॉपियों की और भी कॉपियां तैयार होती थी तो बहुत सालों बाद में इसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाया करता था। तो वास्तविक जो तथ्य हैं उनमें बहुत बड़े बदलाव आ जाया करते थे और वास्तव में जो घटना घटी थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाया करता था। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अगर हजारों साल की हम बात करें 700 से 1750 के बीच में, तो यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण बात या घटना घटी थी वो ये घटी थी कि पर्शियन जो व्हील है वो खेती में काम में लिए जाने लगे और उसके साथ साथ में ये स्पिनिंग व्हील जो बुनाई में काम में लिए जाने लगे और साथ ही साथ में युद्ध में भी फायर आर्म्स जो है वो काम में लेने लगे और नए नए प्रकार के भोजन पेय पदार्थ वो है
इस सब कॉन्टिनेंट में आ गए। उनमें हम पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफी, ये सारे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा, ये जो सारे नए आविष्कार हुए, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई, नई फसलें हमारे सामने आई, वो कुछ लोग लेके आए, और वो जो लोग यहाँ पे आए तो वो अपने नए नए विचार भी हमारे साथ में लेके आए, और उसी के कारण से हमारे यहाँ पे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी समय की अगर मैं बात करूं तो एक समूह कुछ लोगों का ऐसा हुआ करता था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिन्हें हम लोग राजपूत कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि राजपूत जो है वो राजपुत्र थे, जो कि किसी राजा के पुत्र हुए होंगे, और ये लगभग 8वीं सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक आए, और 8वीं सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक ये नाम उन लोगों को दिया गया जो बहुत बड़े योद्धा और क्षत्रिय अपने आप को मानते थे। इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल योद्धा, क्षत्रिय या राजा ही होते थे, इनके साथ ही साथ में ये कुछ मुखिया लोग भी थे, कुछ सिपाही भी थे, कुछ कमांडर्स भी थे, और आर्मी में रहने वाले साधारण लोग भी थे जो अपनी बहादुरी के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। इनकी विशेष बातें ये थी कि ये बहुत ही बहादुर, बहुत ही ज्यादा वफादार और अपने मालिक के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहते थे, जैसा कि इनके कवियों ने अपनी रचनाओं में इनके बारे में हमें बताया है। इसी के साथ ही साथ में और भी बहुत सारे लोग थे जो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। उनमें से कुछ लोगों की अगर मैं बात करूं तो उनमें कुछ मराठा लोग थे, सिख लोग थे, जाट थे, अहोम थे, कायस्थ थे, जो स्क्राइब और सेक्रेटरी रूप में काम किया करते थे। उन्होंने भी अवसर का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे वो भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होते गए। इस समय जो है बहुत बड़ा बदलाव आया, जंगलों को बहुत अधिक मात्रा में साफ कर दिया गया और खेती बाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत जल्दी बहुत अधिक बदलाव इस समय देखने को मिले और बहुत सारे जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, और इसी के साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने खेती बाड़ी का काम जो है वो भी शुरू कर दिया, और एक नया समूह हमें देखने को मिला जो होता है किसान का। ये जो नया किसान समूह जो था वो धीरे धीरे कुछ लोगों से प्रभावित होने लगा। आसपास का जो मार्केट था, आसपास के मुखिया, पुजारी, धार्मिक संस्थान और मंदिर थे, उनसे वो धीरे धीरे प्रभावित होने लगा, और इसी प्रकार से वो एक बहुत बड़े और जटिल समुदाय का हिस्सा बनने लगा। और इसी के साथ साथ में उसे कुछ टैक्स जो है वो भी देना पड़ता था। उसी के साथ साथ में उसे अपने मालिकों के लिए कुछ न कुछ सेवाएं भी देनी पड़ती थी, और इसी प्रकार से धीरे धीरे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक बदलाव जो है वो किसानों में और उनके साथ जो रहने वाले लोग थे उनमें आने लगे। कुछ लोग जो इनमें से थे उनके पास बहुत ही अच्छी जमीन थी जो बहुत अच्छी पैदावार देती थी। वो जानवर भी अपने पास रखा करते थे, और उसी के साथ साथ में वो लोग और कार्य भी किया करते थे। जब भी खेती बाड़ी का काम कम होता था तो वो कलाकारी से जुड़ा हुआ कुछ भी काम किया करते थे। इस प्रकार से एक अलग ही समाज का निर्माण होने लगा, और इस अलग समाज का निर्माण होने से एक जाति या छोटी कास्ट का निर्माण हुआ, जो धीरे धीरे अपने समुदाय के हिसाब से, अपने कार्य के हिसाब से अलग अलग रूपों में बंटने लगी। उस समय जो लोगों की जो रैंक थी वो निश्चित रूप से परमानेंट नहीं थी, और उनकी शक्तियों के अनुसार, उनके प्रभाव के अनुसार और उनके पास जितने संसाधन थे उनके अनुसार लोगों की जातियां जो है वो धीरे धीरे बदल रही थी। जातियां जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपना अलग अलग प्रभुत्व रखती थी। अगर जातियों की हम लोग बात करें तो जातियों के भी कुछ नियम, कायदे, कानून हुआ करते थे, और सारे लोग, एक विशेष जाति के लोग उन सारे नियम, कायदे, कानूनों को माना करते थे।
ये सारे नियम कायदे कानून जो थे समाज के बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोगों पे लगाए जाते थे और वहीं के साथ साथ में जाति पंचायत भी हुआ करती थी। जाति के लोगों को अपने गांव के नियम भी मानने पड़ते थे और कई गांव ऐसे होते थे वहां पे एक मुखिया हुआ करता था। वास्तव में ये बात की जाए तो वास्तव में ये सारे लोग एक बड़े राज्य का छोटा सा हिस्सा हुआ करते थे। अब हम पढ़ने वाले हैं रीजन और एम्पायर के बारे में। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, उस समय चोलाज, तुगलक्स, मुगल आदि लोगों ने अपने अपने एरिया को कवर कर लिया। एक संस्कृत प्रशस्ति हमें देखने को मिलती है, उसमें दिल्ली के जो सुल्तान जियासुद्दीन बलबन हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया है कि वो बहुत बड़े इलाके के राजा हुआ करते थे, जो बंगाल से लेके गजनी जो है अफगानिस्तान में पश्चिम में वहां तक उनका इलाका हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे इलाके गोड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात आदि आया करते थे। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि ये जो विवरण दिया गया है ये बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर दिया गया है। अगर उस समय की बात करें तो शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे इलाके ऐसे हुआ करते थे जिनकी ज्योग्राफिकल डायमेंशन बिल्कुल अलग हुआ करती थी और उनकी भाषा और उनकी साहित्यिक, उनका जो कल्चर जो था, उनकी सांस्कृतिक विरासत जो हुआ करती थी वो भी बिल्कुल अलग हुआ करती थी और उनके यहाँ पे विशेष प्रकार के राजवंशों का चलन हुआ करता था। और ये जो स्टेट्स हुआ करते थे इनके बीच में अक्सर आपस में युद्ध हुआ करते थे। जैसा कि देखा जाए चोलाज, खलजीज, तुगलक्स और मुगल्स जो थे वो समय समय पे बहुत बड़े एम्पायर का निर्माण करने में सफल रहे और उन्होंने प्रयास किया कि वो पूरे क्षेत्र पे अपना कब्जा कर सकें। जब मुगल एम्पायर का पतन हुआ लगभग 18वीं शताब्दी में, तो उसके साथ ही साथ में कई जो छोटे छोटे राज्य हैं उनका धीरे धीरे उद्भव होने लगा। छोटे छोटे राजाओं ने पूरे भारत में अपना प्रसार करने का प्रयास किया, परंतु वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। और भारतीय सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे राजा थे जो अपने अलग अलग इलाकों में राज किया करते थे। उन सब लोगों के अपने अलग अलग प्रकार की रीति रिवाज और परंपराएं हुआ करती थी। उनकी अपनी सरकार, अपनी आर्थिक व्यवस्था, अपने ही अलग प्रकार की संस्कृति और अपनी ही अलग प्रकार की भाषा हुआ करती थी। अगर हम 700 से लेके 1750 तक के 1000 सालों की बात करें तो इसमें बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अपने आप में अकेला ही विकास कर गया हो। एक दूसरे पे इनका प्रभाव बहुत अधिक रहा है। इन्होंने अपने गुणों को बनाए रखते हुए दूसरे लोगों के गुणों को भी अपनाया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ओल्ड और न्यू रिलीजन्स के बारे में। इन 1000 सालों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी धार्मिक परंपराएं देखने को मिलती है। लोग जो हैं वो भगवान में बहुत अधिक विश्वास रखते थे और सामूहिक रूप से पूजा पाठ में विश्वास किया करते थे। लोग इसी के साथ साथ में सुपर नेचुरल जो चीजें होती है, जो विश्वास से ऊपर होती है, धर्म से ऊपर होती है, उन पे भी विश्वास किया करते थे। और ये सब चीजें जो है सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत बड़े समुदाय को अपने साथ जोड़ा करती थी। जिस प्रकार से ये सामाजिक रूप अलग हुआ करते थे उसी प्रकार से उनके विश्वास भी अलग अलग हुआ करते थे। उस समय जो सबसे बड़ा मुख्य बदलाव आया वो था हिंदुइज्म, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। ये लोग नए नए देवताओं को पूजते थे, मंदिर बनाया करते थे और उसी के साथ साथ में उस समय ब्राह्मण लोगों की जो इंपोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो कि पुजारी के रूप में और समाज के बहुत बड़े वर्ग के रूप में उस समय साबित हुए। उनका संस्कृत का जो नॉलेज था और उनकी जो बुद्धि थी उसके कारण से उन्हें समाज में बहुत बड़ा सम्मान मिला और उन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण
हिस्सा समाज में बना लिया और इनके साथ साथ में इन्हें पुराने राजाओं और नए राजाओं का भी समर्थन मिला, जो अपनी साख को बचाए रखने के लिए इन्हें हमेशा समर्थन दिया करते थे। इस समय एक सबसे बड़ा जो बदलाव आया था वो था भक्ति के विचार का उत्पन्न होना, जिसमें लोगों के लिए प्रेम, उनके खुद के निजी देवता, उनके विशेष भक्त लोग और धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई प्रथाओं का चलन जो था वो बहुत अधिक हो गया था। यह वो समय था जब नए नए धर्म जो है इस सब कॉन्टिनेंट में सबके सामने आ रहे थे। जितने भी व्यापारी बाहर से आते वो धार्मिक परंपराओं को लेके आ रहे थे। अगर हम लोग 7th सेंचुरी की बात करें तो 7th सेंचुरी में होली कुरान की जो शिक्षाएं हैं वो यहाँ पे आई थी। मुस्लिम लोगों ने कुरान को अपनी पवित्र पुस्तक के रूप में माना था और उन्होंने एक ही ईश्वर जो कि अल्लाह है उसकी संप्रभुता को स्वीकार किया, जिसकी दया, जिसके प्रेम और जिसके आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिलता है और हमें केवल उसी में विश्वास रखना है। इसी प्रकार के लोगों ने एक मुस्लिम समुदाय का निर्माण किया था। बहुत सारे ऐसे राजा थे और बहुत सारे ऐसे मुखिया थे, उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। जिस तरह हिंदुइज्म का प्रचार हुआ उसी प्रकार से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने अलग अलग तरीकों से इस्लाम धर्म का प्रचार किया और अपने अनुयायियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें से कुछ शिया मुस्लिम हुआ करते थे जो ये मानते थे कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब का जो सन इन लॉ है अली, वो मुस्लिम समुदाय का वास्तविक रूप से नेता है। परंतु सुन्नी मुस्लिम जो लोग हुआ करते थे वो पुराने लीडर्स को अपना मुखिया मानते थे, वो खलीफा में विश्वास किया करते थे। उसी प्रकार से हनफी और सफी जो है वो भी इंडिया में देखने को मिलते थे, जिनके धार्मिक विश्वासों में भी अलग अलग प्रकार के अंतर हमें देखने को मिलते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। हिस्टोरियंस ने टाइम को केवल घंटों के, दिनों के या वर्षों के हिसाब से नहीं बांटा है कि ये कोई समय है, ये कोई कैलेंडर है जो समय निकल रहा है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है टाइम ऐसा जो है वो समाज को आर्थिक रूप से बदलाव दिखाता है और इसी के साथ साथ में लोगों के विचारों में और लोगों के विश्वास में भी बहुत अधिक बदलाव देखने को मिलता है। और इसी समय का अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्या किया, समय को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया ताकि हम लोग समय का अध्ययन करने में किसी प्रकार की परेशानी को नहीं झेलें। अगर 19th सेंचुरी के मध्य की बात करें तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्या किया, हमारे इतिहास को 3 अलग अलग समूहों में बांट दिया, 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, जिसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास से जुड़ा हुआ माना जाता है। और ये जो विभाजन किया गया था वो इस विचार पे था कि उस समय इस धर्म से जुड़े हुए लोग थे या इस विचार से जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने आसपास के माहौल में काफी बदलाव किए और उन्होंने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से अपने अनुसार लोगों को ढालने का प्रयास किया। कई लोग इस विभाजन को सही नहीं मानते हैं, कई लोग जो है इस विभाजन को आज भी सही मानते हैं। अधिकतम लोग ये मानते हैं आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो लोगों का जो विभाजन था वो सही माना जाता है। हमने जो इतिहास पढ़ा है उसमें अर्ली सोसाइटीज जिसमें हंटर्स थे, शिकारी थे, गैदर्स थे जो घूम घूम के अपना भोजन इकट्ठा करते थे। शुरुआत में जो किसान आए वो लोग थे, उसी के साथ साथ में गांव और शहरों में लोग जो रहने वाले थे वो थे, और शुरुआत के जो एम्पायर और किंगडम थे वो भी हमने पढ़े थे। हम जो ये इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिस इतिहास को आप लोग अध्ययन करने वाले हैं, वो जो इतिहास है उसे हम मिडाइवल इतिहास के रूप में पढ़ने वाले हैं। इसमें आप बहुत ही शानदार तरीके से
बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे, जिसमें किसानों का जो समूह है उनके बारे में आप लोग जानेंगे। उसी के साथ साथ में क्षेत्रीय के साथ साथ में बड़े बड़े जो राजा और उनके राजवंश का जो निर्माण हुआ वो सब आप पढ़ने वाले हैं। और उसी के साथ साथ में हिंदुइज्म के साथ साथ में इस्लाम धर्म जो है उसका किस प्रकार से मुख्य रूप से निर्माण हुआ, और यूरोपियन जो व्यापारिक कंपनी है वो कब आई थी भारत में, वो सब भी इस इतिहास में आप लोग पढ़ने वाले हैं। इन हजारों सालों में भारतीय इतिहास में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा 8वीं से लेके 11वीं सेंचुरी जो थी वो 16वीं से लेके 17वीं सेंचुरी से बहुत ज्यादा अलग थी। इसलिए यहाँ के इतिहास को हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो यहाँ की समस्याओं के बारे में भी हमें जानना बहुत आवश्यक होगा। मिडाइवल पीरियड जो है वो मॉडर्न पीरियड से बिल्कुल अलग है। मॉडर्निटी का मतलब है हर चीज से नवीन प्रयोग करना। इससे ऐसा लगता है कि मिडाइवल पीरियड जो है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन हजारों सालों के दौरान समाज जो है इस सब कॉन्टिनेंट में एक स्थान से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए, और आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उनमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया। वो बहुत संपन्न रूप पे पहुंची, और उसी के साथ साथ में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो है उनका भी इसी समय आना शुरू हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत अधिक मेहनत की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।